एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो को लेकर के, क्योंकि आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का जो बीएमटी का क्वेश्चन पब्लिश किया गया है झारखंड बोर्ड के द्वारा, मतलब जैक रांची के द्वारा जो पब्लिश किया गया क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 30। मतलब जितने ऑब्जेक्टिव है आज हम लोग कर लेंगे, सब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ध्यान रखिएगा एक बात है ना, कुछ क्वेश्चंस मॉडल सेट में गलत दिए हुए हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो अंत तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके, ठीक है। तो बीएमटी वाले बच्चे चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच टर्म विल बी 27 द सीक्वेंस इस ये, ठीक है, कहता है सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसका 27 नंबर उसमें कब आएगा, कौन सा नंबर 27 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर जब भी कोई सीक्वेंस दिया रहे तो हमें यह देखना होगा कि वो एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, ठीक है। एपी में दिया रहेगा तो एपी का मतलब होता है कि उसमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। क्लियर है। अगर जीपी में है तो जीपी में कॉमन रेशियो होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, रेशियो कॉमन, मतलब सेकेंड टर्म का जो रेशियो होगा, ठीक है, बटा फर्स्ट टर्म का रेशियो, मतलब रेशियो सिंपली हम लोग निकालते हैं कॉमन रेशियो इस प्रकार से, आर इक्वल्स सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, है ना। क्लियर है। एचपी जो है वो क्या है, एपी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो उसमें ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां पे देख के पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस है। देखिए तो 2-2 का डिफरेंस गया हुआ है, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 2 का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 - 5 करे क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म 5 है। एन टर्म, एक टर्म दिया है 27 जिसको हमें निकालना है कि भाई वो कौन सा नंबर में आएगा, तो उसको टीएन मान लेते हैं। टीएन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन क्या है, 27 है, a कितना है 5 है, प्लस n तो हम वही तो हमें निकालना है, इंटू 2। तो 27 इक्वल्स 5 प्लस 2n माइनस 2, तो 27 इक्वल्स 3 प्लस 2n, है ना। 3 इधर जाएगा, कितना बचेगा, 24 इक्वल्स 2n। क्लियर है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12, मतलब 12वां पद है जो हमारा क्या है 27 है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर ये होगा आपका। क्लियर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एपी में दिया हुआ ये क्या एपी में है, कौन सा टर्म है, tn इक्वल्स 3n प्लस 5। तो कहता है एपी का पदांतर मतलब कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब बताए थे ना अभी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ऑलरेडी लिखा है क्वेश्चन में कि ये एपी में है, ठीक है, तो सिंपली T2 माइनस T1 कर देंगे, निकल जाएगा आंसर हमारा कॉमन डिफरेंस। तो क्या होगा यहाँ T1 हमारा क्या होगा, जहां n है वहां 1 पुट कर दीजिए, तो 3 × 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। T2 जो हमारा है वो क्या है हमारा, 3 × 2 प्लस 5 मतलब 11 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1 मतलब 11 माइनस 8 कितना आएगा, 3। यहाँ 3 क्या, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 70 के और 100 एपी में है, तो के का वैल्यू क्या होगा। देखिए एपी में है इसका मतलब क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस है ना। सेकेंड टर्म यहाँ क्या है, सेकेंड टर्म के है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 70 है, थर्ड टर्म क्या है हमारा 100 है, सेकेंड टर्म क्या है 70 है, तो के माइनस 70 इक्वल्स 30, है ना। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 70 उधर जाएगा तो 100 होगा, यहाँ पे के 100 आ रहा है मेरा और ऑप्शन में 100 है ही नहीं। चलिए 70, अच्छा
मैंने कहा मिस्टेक किया है, सेकेंड टर्म के है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा 70, के माइनस 70, थर्ड टर्म हमारा है 70, और सेकेंड टर्म तो के है ना, ये मिस्टेक कर दिया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म तो हमारा के ही दिया हुआ है ना, ठीक है। तो क्या होगा, के इधर आएगा तो 2k हो जाएगा, 2k इक्वल 70 उधर जाएगा तो 100 में 70 चला गया, मतलब 100 प्लस 70 कितना होगा, 170 आएगा, ठीक है। तो k बराबर क्या होगा, k इक्वल्स होगा 170/2 मतलब 85। 85 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। देखिए अगर सिंपली ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि अगर टर्म हमारे पास x1 x2 x3 ऐसे डॉट डॉट करते हुए xn तक हो तो gm इक्वल्स होगा क्या, हमारे मान लीजिए ये टर्म है हमारा x दिया हुआ ये सारा, ठीक है, तो gm होता है n रूट x1 इंटू x2 इंटू डॉट डॉट करते हुए xn तक जाएंगे। तो यहां हमारे पास दो टर्म है a और b, तो gm क्या हो जाएगा, gm इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर a इंटू बी। चूंकि दो टर्म है तो सिर्फ रूट लिखेंगे, अगर 3 टर्म रहता तो क्यूब रूट a इंटू बी इंटू सी लिखते। मान लीजिए टर्म हमारे पास a b c 3 टर्म रहता तो gm क्या हो जाता, a इंटू बी इंटू सी, 3 टर्म है तो क्यूब रूट हो जाता, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है, द गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 4 है और इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो किया क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा क्वेश्चन में। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, देखिए कह रहा है एक जीपी है जिसका थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म हमारा है 4। देखिए जीपी में याद रखिएगा, जीपी में फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा, ठीक है, वो होता है ए, पहला टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को बोलते हैं ए इंटू आर, आर का मतलब कॉमन रेशियो, थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, ए इंटू आर का पावर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां कह रहे हैं थर्ड टर्म ही हमारा क्या है, 4 है, क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो टर्म रहा होगा जीपी का वो 1 2 4 ऐसे रहा होगा, क्योंकि पहला टर्म 1 रहेगा तभी तो दूसरा टर्म, अगर देखिए 1 2 4 है तो कॉमन रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पे 2/1 इक्वल देखो 4/2 इक्वल 2 आ रहा है ना, ठीक है। तब ना a बराबर 1 होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा 1 इंटू 2 तब होगा 2, फिर ए आर का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 1 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4। देखिए 1 2 4 आ रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म अगर 1 है तभी हमारा जो जीपी है उसमें क्या होगा, थर्ड टर्म हमारा 4 हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली में लिख दिया 1 2 4 हमारा जीपी में है। कहता है प्रोडक्ट ऑफ 5 मतलब जो टर्म होंगे उसका क्या प्रोडक्ट होगा, तो पहला टर्म तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है, ठीक है। तो इसी हिसाब से कॉमन रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करते जाएं तो चौथा टर्म कितना होगा 8 होगा, उसके बाद क्या होगा 16 होगा, है ना। कॉमन रेशियो सब में 2 आ रहा है, देख लीजिए। तो प्रोडक्ट निकालने बोला है ना, गुना करने बोला है, ठीक है। तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 क्या होगा 1 2 2 4 जा 8 8 8 जा 64 64 16 1024, ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 का डी, हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन 6 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीरीज, है ना। कहता है हमारे पास सीरीज है क्या, 2 है 8 है 32 है ऐसे दिया हुआ है, इसका सम निकालना है 5 टर्म तक का। तो देखिए भाई क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कॉमन रेशियो है, मतलब जीपी का क्वेश्चन है ये, है ना। क्योंकि 8/2 कीजिए क्या है 32/8 कीजिए 4 ही आएगा आपका, ठीक है। कॉमन रेशियो ही हमारा 4 है ना। तो सम निकालने का रहा है कहां तक 5 टर्म तक, ठीक है। तो ये देखिए r ग्रेटर देन 1 है ना, तो r जब ग्रेटर देन 1 होता है तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर का पावर n-1 इन बाय r-1, ठीक है। तो यहाँ पे a पहला टर्म क्या है 2 है, r कितना है 4 है, 4 का पावर 5 हो जाएगा, चूंकि 5 टर्म तक निकालना है, s
5 निकालना है ना, -1 बाय आर के जगह कितना लिखेंगे, आर के जगह 4, 4 - 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू, देखिए हम डायरेक्टली ना कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दे रहे हैं, 4 का पावर 5 कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1024, 1024 -1 बाय 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1023 बाय 3, ठीक है। तो देखिए तो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 2 गुना अगर डिवाइड करें 1023 डिवाइडेड बाय 3 तो 341 आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 8 और 6, 682 है आंसर कहीं पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन में दिया हुआ है आपका आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी दिया हुआ है। कहीं मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लीजिए आप एक बार भी, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। 4 का पावर 5 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 8 जा 64 इंटू 16 है ना, 64 64 इंटू 16, बिल्कुल ये तो सही है, -1, हाँ आंसर इसका ए ही होगा, ठीक है, 682 होगा आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है व्हाट डज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 8/3 और 4, कहता है 8/3 एंड 4 के बीच में हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो देखिए हार्मोनिक मीन जब निकालते हैं, मान लीजिए दो टर्म यहाँ पे है ना ए और बी, तो हार्मोनिक मीन हमारा क्या होता है, ये होता है दो टर्म है तो 2/1/a प्लस 1/b, या फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 इंटू ए बी बाई ए प्लस बी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आंसर पुट करें तो 2 इंटू 8/3 इंटू 4/8/3 प्लस 4 है ना, सॉल्व किया जाए क्या होगा, यहाँ पे इतना ही है ना, बिल्कुल, तो 64/3 डिवाइड में 12 8 20/3 क्या होगा, 3 3 कैंसर, 64/3 हो, 64/20, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 32/10 या फिर 16/5, जो कि यहाँ पे कहीं आंसर है नहीं, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी है, ठीक है, वो बी किस हिसाब से लाया है ना, मिसप्रिंट हो सकता है, 8/3 लिख दिया है, वो 3/8 होना चाहिए, अगर 3/8 आप पुट करोगे ए के जगह पे है ना, तो अब देखोगे आंसर आ जाएगा आपका जो मॉडल सेट में दिया है वो है ना, बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर यही होगा हमारा, तो मैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होगा आंसर में वो बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन में ये भले ही दिया हुआ है लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये क्या कह रहा है कि भाई 15PR इक्वल्स दिया हुआ है क्या 2730, कितना है 15PR क्या दिया हुआ है 2730, ठीक है। कहता है कि R का वैल्यू क्या होगा, एक बड़ा शॉर्ट ट्रिक होता है कि इसको ना प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, ठीक है, इस फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए और इस प्रकार से कि शुरुआत 15 से ही हो, क्लियर। जैसे हम इसको अगर सिंपली अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करें 27, इसको एलसीएम जैसे निकालते गुणनखंड बोलते हैं हम लोग है ना, किससे होगा 2 से होगा, बिल्कुल 1 3 क्या हो जाएगा 2 7 3 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उल्टा निकाल दिया, मैं गलत निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 यहाँ पे होगा 3, अब 6 है ना, यहाँ 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या 3 से निकल जाएगा, 6 5 11 3
11 3 आपका हो गया 14 15, हाँ 3 से हो जाएगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 6, 5 15, 1 5 15, 5 इतना आ गया, ठीक है। अब जब इतना आया हमारे पास तो ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो जब 5 से जाएगा तो क्या होगा, 8 पच्चे 9 पच्चे 45, 9, ठीक है, 1 91, ठीक है। ये 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 × 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा फैक्टर आ गया, क्या आ गया, 2 × 3 × 5 × 7 × 13। क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए या असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्या होगा देखिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 5 × 3 तो 15 हो जाएगा, 15 के बाद कितना 14 होता है, तो देखिए 2 × 7 कर सकते हैं ना, 14 इंटू लास्ट में क्या है 13, ठीक है। तो 27 30 को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 14 × 3। इसके अलावा इस फॉर्मेट में तो कहीं नहीं आएगा कि इसी रूप में अरेंज्ड वे में जाए, ऐसा कोई दूसरा तरीका तो नहीं है। तो कितने टर्म है यहाँ पे, 1 2 3, 3 टर्म है, 3 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 का कौन सा आंसर है, 8 का हमारा आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्राइजेज कैन बी गिवन टू 3 पर्सन, ठीक है। देखिए ये प्राइज एंड पर्सन वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा नहीं, जितना व्यक्ति है उसको लिखिए, नंबर में जितना प्राइज है वो लिख दीजिए, 3 का पावर 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का सकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन सिट अराउंड द सर्कल टेबल। मतलब एक सर्कल टेबल है, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 मान लीजिए, ठीक है। कितने तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला अगर सर्कल में हो ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछा ना, कितने तरीके से बैठ सकते हैं सर्कुलर टेबल में, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल, मतलब 5 - 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल, दैट इज 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूना 24, कितना आंसर डी, 10 का डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है, कहता है अगर x3 8 3 डिटर्मिनेंट का फॉर्म है इक्वल 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे निकालते डिटर्मिनेंट, x × 3 कर देंगे, 3x - 8 3 जा 24 बराबर 0, तो 3x बराबर 24 आएगा, तो x बराबर 8 आएगा, 24/3, 8 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है x 2 18 और x ये किसके बराबर है, ये बराबर है 6 2 18 6, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए इक्वालिटी जब हो ना तो सीधा सीधी इसके सामने जो है वही ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x सिर्फ एक जगह लिखा हुआ रहता तो डायरेक्टली हम लोग लिख देते, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, x × x x² - 18 × 2 36 इक्वल्स क्या होगा 36 - 36, ठीक है। तो क्या हो गया, x² - 36 = 0, तो x² इक्वल्स क्या हो जाएगा 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-6, तो आंसर हमारा क्या होगा +-6, ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी, ठीक है, 12 का बी। अच्छा इसका भी क्वेश्चन किताब में उल्टा पुल्टा ही दे दिया है, कोई बात नहीं, जो इसका बुकलेट मतलब दिया है आंसर की उसमें गलत है, ये भी आंसर आपका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है इन अ रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो। देखिए रो मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो एक होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 1 3 4 है ना, इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एक रो कॉलम कई हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या होता है 1/n, मतलब नंबर ऑफ रो 1 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम n, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स अगर पूछता तो कॉलम में क्या होता है नंबर ऑफ रो m हो सकता था, कॉलम 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आंसर हमारा क्या होगा 1 का, फिर 13 का ए, ठीक है। 14 नंबर पूछा है, कहता है
a इक्वल्स क्या है 4 2 1 3, तो a का स्क्वायर निकालिए, ये a है तो a का स्क्वायर निकालिए। तो a स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 बार a को गुना कर देंगे, सीधा सीधी बात है, 4 1 2 3, है ना। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ये बहुत बेनिफिट देने वाला है आपको एग्जाम में, ठीक है। गुना तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, कैसे मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 4 इंटू पहला कॉलम में इसका इधर है ना 4 2 है ना, तो पहला रो में 4 1 है, इसको गुना करेंगे पहला कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, है ना। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 इधर, फिर 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, है ना, फिर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। क्लियर है, क्या आ जाएगा, सॉल्व अगर करेंगे इसको तो 4 4 जा 16 और 2 18 होगा, ठीक है ना। फिर 4 और 3 7 होगा, फिर 8 और 6 14 होगा, फिर 2 और 9 11 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक वज दिया हुआ है 2 3 4 5, बी दिया हुआ है क्या -1 -3 -4 -5, a माइनस बी निकालना है हमें, क्या निकालना है, ये a है ये b है, दोनों के बीच माइनस निकालना है, मतलब बीच में माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा 2 माइनस -1, फिर उसी तरह से 3 माइनस -3, 4 माइनस -4, 5 माइनस -5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा 4 5, ठीक, हाँ ठीक है। चलिए क्या होगा 2 प्लस 2 माइनस -1 है तो प्लस हो जाएगा, 2 1 3, इधर 6 इधर 8 इधर 10, 3 6 8 10, ऑप्शन नंबर बी, 15 का भी ऑप्शन हो गया बी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये x 1 से लेकर 20 तक, a दिया हुआ है 1 से 5, तो a का मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट a, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच इज नॉट इन a, मतलब यूनिवर्सल सेट में वो जो एलिमेंट a में नहीं है वो होगा आंसर। तो यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट a में नहीं है, 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन बाकी 20 तक है ना, तो क्या होगा 6 7 8 9 करते कहां तक 20 तक, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 6 से 20 तक जो है वो हमारा क्या ए का कॉम्प्लीमेंट है, क्या ए का कॉम्प्लीमेंट, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा जब भी डिफरेंस निकालना हो तो इसका मतलब होता है इसका वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, मतलब एक्स का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, नल सेट इज तो सीधा पूछ दिया डेफिनेशन से, सबसेट, नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है। नल सेट को हम लोग 5 से भी डिनोट करते हैं या ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इस हर एक सेट का सबसेट होता है ये, क्लियर। फिर है x के सापेक्ष इसका अवकलन निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए, किसका, इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्या होगा 3x का पावर 4 है ना, तो अगर ये y बराबर हमारा इतना मान लीजिए, तो dy बाई dx क्या होता है, जो कांस्टेंट उसे बाहर रखेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, x का पावर 4 को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, 3 बाहर, x का पावर 4 है तो 4 बाहर आ गया, फिर x लिखेगा, 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा, कितना हुआ 12x का पावर 3, आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 का क्या होगा सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है, देखो एक चीज याद रखिएगा, अगर लॉग मतलब ऐसा कोई फीचर हो दिया हुआ, ठीक है, मैं बस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली रट मत लीजिएगा। कहता है अगर a लॉग बेस में a दिया हुआ हो,
इसका मतलब होता है वैल्यू 1। मतलब या फिर अगर x लिखा हुआ है 1 मत लिखिए उसको, अगर ऐसा लिखा हुआ देखिए डायरेक्टली a log बेस में a x, तो इसका मतलब हो जाएगा x। ठीक है, अगर दिया हुआ है मान लीजिए इसी तरह 5 log बेस में 5 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x। यहां क्या दिया हुआ है 2 log बेस में 2 इंटू एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x को जब डिफरेंशिएट करते हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा 1 आता है। डिफरेंशिएशन वन शॉट अपलोड किया हुआ वीडियो देखिए उसको जाकर के। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 19 का बी। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन है। कहता है इंटीग्रेट कीजिए, किसको इंटीग्रेट करना है भाई 2x प्लस 3 को किसके का पावर 5 है x के रिस्पेक्ट में, तो सब्स्टिट्यूट रूल लगा देंगे यहाँ पे डायरेक्टली। हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग 2x प्लस 3 को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो, मान लेते हैं t मान लिया मैंने। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 2 इक्वल्स dt बाय dx, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहां से क्या निकला dx इक्वल्स dt बाय 2, है ना, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा 2x प्लस 3 को क्या माने t माने है, t का पावर 5 लेंगे, dx के जगह लिख दो dt बाय 2, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना है t का पावर 5 dt के रिस्पेक्ट में, मतलब t के रिस्पेक्ट में, क्या होगा डायरेक्टली इसका आंसर 1/2 t का पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट c। कैसे n प्लस 1 होता है, डिवाइड में भी n प्लस 1 है ना, क्या हो गया 1/12 t का पावर 6 प्लस c। t जिसको माने लिख दीजिए 1/12, t किसको माने थे, t माने हैं 2x प्लस 3 का पावर 6 प्लस कांस्टेंट c। कांस्टेंट लिखते हैं डिफरेंस सिंपल इंटीग्रेट करते तो कहीं आंसर है, इसको 1/12 लिखो या फिर 2x प्लस 3 का पावर 6/12 प्लस c, कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है डेली वेज और 12 फैमिली दिया हुआ है 280 180 96 98 104 75 80 94। अच्छा सिंपली जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, इसका निकालना क्या है, मीन निकालना है। क्या निकालना है आपको, सिंपल मीन निकालना है। तो सिंपल मीन निकालने तो आपको आता ही होगा भाई, है ना, क्या कीजिए सबको जोड़ देते हैं हम लोग, सबको ऐड कर दीजिए 280 180 96 98 104 75 80। मैं काम करता हूँ इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ 80, फिर है 94 100 75 600 200। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, मैं कैलकुलेटर से जोड़ दे रहा हूँ, आप लोग अपना जोड़ते रहिएगा। ठीक है, 600 प्लस 75 प्लस कितना 100 प्लस 94 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 104 प्लस 98 प्लस 96 प्लस 180 प्लस 280, मतलब आ गया 1982। देखिए मीन का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का सिग्मा एक्स बाय एन। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है ये। यहाँ सिग्मा एक्स का मतलब एक्स, मतलब जो वैल्यू दिया उसका टोटल कितना आया है 1982। कितने फैमिली है 12, तो डिवाइड कर देते हैं 12 से, कितना आता है 165 165.16 या 17। तो ऑप्शन नंबर ए 21 का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 22 की बात करें, कहता था एएम इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। क्यों, इसमें आंसर दिया हुआ इजी टू कैलकुलेट, बल्कि आंसर इसका ऑल होगा, याद रखिएगा, ये करेक्ट आंसर यही है। कैसे, ये बहुत ही स्टेबल मेजर होता है। कैसे, आप किसी भी मेथड से निकालो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, आंसर वही आएगा। मोड में अलग अलग मेथड में कभी कभी आंसर वेरी कर जाता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या क्या आता है, एएम,
ठीक है। इसके अलावा फिर आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं, मोड, मीडियन, ठीक है, जीएम, एचएम। सबसे उसमें जो स्थिर बहुत ही स्टेबल माना जाता है, कैलकुलेट करना भी इजी है। जीएम कैलकुलेट करो तो भाई उसमें लॉग टेबल वगैरह लग जाता है ना। तो ये काफी अच्छा मेथड, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। देखिए अभी हम निकाले थे ना मीन जी, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को लिए है ना और सबको जोड़े तब ना निकालें, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, आंसर डी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8। ठीक है, जो मीन बराबर क्या होता है, मैंने कहा सिग्मा एक्स बाय एन होता है। ठीक है, 8 दिया हुआ है मीन, सिग्मा एक्स पता नहीं, नंबर कितने कितने लोग हैं 6, तो सिग्मा एक्स बराबर कितना हो गया 48। ठीक है, अब कहता है व्हाट इज 7th नंबर सो दैट द एवरेज बिकम 10। कहता है एवरेज 10 हो जाए, मतलब अब जो हमारा एवरेज, हमारा नया एवरेज है वो कितना हो जाए, 10 हो जाए। कब, जब नंबर 7 हो जाए। ठीक है, तो क्या नंबर उसमें ऐड, 7वां नंबर है क्या, तो भाई सीधी सी बात है। अब देखिए यहां पर अगर इसके आधार पे देखें तो 10 बराबर नया वाला सिग्मा एक्स हमारा जो है, मान लीजिए ये पता नहीं है, नंबर 10 है, तो 70 बराबर नया सिग्मा x1 हो गया। ठीक है, पहले टर्म कितना 48, अभी 70, तो 70 माइनस 48 कर दीजिए, 22 आएगा, ये 22 हो गया। 7th टर्म अगर 22 होगा तब हमारा क्या होगा, नया मीन जो है 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 23 का ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 24 का कहता है मीडियन निकालने, माध्यिका। तो सबसे पहले ना मीडियन निकालने का तर्क होता है कि जो डेटा है वो उसको अरेंज कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम असेंडिंग में अरेंज कर दे रहे हैं, 40 सबसे छोटा, फिर 50, फिर 60, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर 170। कोई छूटा नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, ये इंडिविजुअल डिस्क्रीट में यूज करते हैं। तो 7 टर्म है तो 7 + 1/2। ठीक है, मतलब 8/2, मतलब 4th टर्म हुआ ना, तो 4th टर्म इसमें देखो कौन सा 80 है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 का ए। ठीक है, चलिए 25 नंबर कहता है द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज, मतलब अगर डेविएशन की बात करें है ना, तो क्या होगा मीडियन से। देखो डेविएशन का मतलब क्या होता है ना, मान लीजिए हमारे पास एक्स एक टर्म दिया हुआ है, क्या है 3 5 10 15 20 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन निकालो। तो पहले मीडियन भी मैंने बताया था ना, मीडियन बराबर क्या होता है n+1/2। n कितना है, 5 टर्म है, तो 5 + 1/2, तो 6/2 मतलब थर्ड आएगा। थर्ड टर्म कितना यहाँ पे 10 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम निकालना है डेविएशन, पहले निकालना सम ऑफ द डेविएशन, तो डेविएशन मान लेते हैं हम लोग। डेविएशन कैसे निकलता है, एक्स माइनस मीडियन कर देंगे। जिससे डेविएशन निकालना, मीडियन से निकालना तो एक्स माइनस मीडियन कर देंगे, मीन से निकालना हो तो एक्स माइनस मीन कर देंगे। ठीक है, ये डेविएशन हो गया हमारा, क्लियर। क्या होगा, 3 में 10 चला गया, कितना बचेगा 3 - 10, 3 - 10 तो -7, 5 - 10 -5, 10 - 10 0, 15 - 10 कितना हुआ 5, 20 - 10 कितना हो गया 10, कितना आएगा 12 में 15 चला, कितना बचेगा 3। ठीक है, 3 आया ना। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि याद रखिएगा, जब हम लोग मतलब डेविएशन निकालते हैं ना, जब भी डेविएशन निकालने की बात हो, ठीक है, तो x माइनस एक्स बार अगर करें और इसको जोड़ दें तो ये 0 होता है, मतलब एक्चुअल मीन से जब निकालते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब मीडियन से निकाल रहे हैं तो 0 नहीं आया, लेकिन ये बहुत ही कम वैल्यू आया, मतलब लगभग कट ही गया था हमारा। ठीक है, 3 में 10 चला गया तो -7 बचा था। ठीक है, 5 में 5 चला गया तो 5 में 10 चला -5 बचा तो -12 हुआ था। फिर 15 में 10 चला गया 5 बचा, 20 में 10 गया 10 बचा तो हो गया 15, तो बहुत ही कम वैल्यू बचा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कम से कम होता है ये, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 25 का। ठीक है, चलिए फिर से मीडियन निकालने बोल रहा है ना, मीडियम ऑफ 108
11, इसको भी पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा टर्म हमको दिख रहा है -2, फिर है क्या 0, उसके बाद फिर है 6, इसके बाद है 11, इसके बाद है 15, इसके बाद है 92, इसके बाद है 108। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 कितना हुआ? 8, 8 बाय 2th टर्म, मतलब कितना होगा? 4th टर्म। 4th टर्म क्या है हमारा? यहाँ पे हम लोग अरेंज सही किए है ना, कोई टर्म छोड़े नहीं ना। अच्छा 43 मैंने छोड़ दिया, सॉरी सॉरी। चलिए देखिए इधर, एक टर्म मैंने 43 छोड़ दिया यहाँ पे, है ना, इसलिए गलत आ रहा था आंसर। 15 के बाद हमारा 43 है, फिर 92 है, फिर 108 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हुआ। तो 8 + 1 बाय 2th टर्म, 8 1 9 होता है ना, 9 बाय 2 कितना हुआ? 4.5th टर्म। इसका मतलब हो गया ना कि 4th टर्म निकालिए प्लस 5th टर्म निकालिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक है, अगर हमारा मीडियन टर्म पॉइंट में आ गया ये वाला, तो देखना है 4.5 है किसके बीच में? 4 और 5 के बीच में। तो 4th टर्म और 5th टर्म लिखिए। अगर 3.5 आता क्या लिखते? 3rd टर्म प्लस 4th टर्म। अगर 2.5 आता क्या लिखते? 2nd टर्म प्लस 3rd टर्म बाय 2। ठीक है, तो 1st टर्म क्या है यहाँ पे? 11 है, 11 + 15/2, मतलब हो गया हमारा 26/2, 13। अच्छा, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 26 का आंसर है बी, 8.5। हाँ 8.5, 8.5, 15 11 26/2, 13। आंसर 13 ही होना चाहिए यहाँ पे। बाकी हमको तो नहीं दिख रहा वैसा, कोई मिस्टेक तो अभी है भी नहीं, है ना। तो एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं जो इसमें आंसर बुक में दिया वो सही है तो फिर बताइए हमको। नहीं तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। ठीक है, 9/2 आया था ना टर्म दिखना। हम लोग फिर से देख लेते टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म तो है ना। वो 8 टर्म मैंने लिखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। 8/2 हुआ। ठीक है, तो 8 + 1/2 मतलब 4.5। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, आंसर 13 ही होगा, है ना। चेक कर लीजिएगा आप लोग ऐसे अपने से भी। ठीक है, चलिए 27, कौन सी गणितीय माध्य नहीं है, मतलब मैथमेटिकल मीन नहीं है। देखिए होता क्या है ना, ज्योमेट्रिक मीन मैथमेटिकल है, ये भी मैथमेटिकल, ये भी मैथमेटिकल, मोड मैथमेटिकल नहीं है, तो आंसर यही होगा। क्योंकि जो मोड निकलता है वो ऑब्जर्वेशन मेथड से निकलता है, ग्रुपिंग मेथड से, वो कोई मैथमेटिकल मेथड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या है? देखिए 40 महिला मजदूरों का एक समूह का औसत वेतन इतना है। मतलब हमारे पास 40 वीमेन है जिनका एवरेज मतलब वेज है, मतलब मीन है कितना? 5200। ठीक है, मतलब और फिर है 60 पुरुष हैं, मतलब सिंपली वीमेन को N1 मानिए, मेन को N2 मानिए। पहला का एवरेज x1 बार मानिए, दूसरा का एवरेज x2 बार मानिए। कितना दिया हुआ है? 6800। तो कंबाइंड मिक्स्ड सैलरी क्या होगा, मतलब कंबाइंड मीन क्या होगा? कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है N1 × x1 का बार प्लस N2 × x2 का बार बाय N1 + N2। ठीक है, क्या होगा? 40 × 5200 प्लस 60 × 6800 बाय में कितना होगा? 40 + 60, 40 + 60। ठीक है, कितना होगा? अगर ऐसे केस में हम लोग निकालते हैं मीन, तो हमारा आंसर क्या होगा? मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहा हूं, है ना। 5200 × 4 क्या होगा? 20800 प्लस फिर है 6800 इंटू 60, 408000 बाय 100। ठीक है, क्या आएगा? कैलकुलेशन सही है ना? देखिए 6800 × 60 था, 60 लोग है ना, 60 मेन है ना। हाँ, तो उसके हिसाब से
5200 गुना 40। अच्छा 2 लाख, यहाँ पे जीरो एक और होगा, ठीक है, 208 इतना है ना। तो क्या होगा, सम करेंगे 0 0 0 8 8 16 का 1 लेफ्ट 16 का 6 लेफ्ट 1 11016 बाय 100, ठीक है। ये 2 0 2 कैंसिल, कितना आएगा 6160। ऑप्शन नंबर ए 28 का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए, है ना, आप ही लोग का हेल्प के लिए है ये। कहता है गुणोत्तर माध्य निकाले, मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालना, किसका, 1 5 25। तो 3 टर्म है, 1 × 5 × 25, ठीक है। क्या क्यूब रूट होगा, 3 टर्म है तो क्यूब रूट होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था अभी ना, जितना टर्म उतना का क्यूब रूट। तो कितना होगा 125, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पचे 25 पचे 125 होता है क्यूब रूट। क्लियर। तो तोड़ेंगे क्या होगा, 5 का पावर 3 × 1/3, तो 3 3 कैंसल, बचा कितना 5। क्या 5 है आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। 30 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो जीएम स्क्वायर बराबर AM × HM होता है, ये रिलेशन इन दोनों के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इस प्रकार से GM इक्वल्स होगा ना AM × HM, ठीक है। ये हो गया इसका रूट, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत कहाँ है, कहीं है, या ऑप्शन सी। फाइनली आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा हो गया। तो प्लीज बने रहे, वीडियो को जरूर शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। तो आज का यहीं तक, धन्यवाद।